निहारिका, जरा जल्दी करो, कहीं युवान जाग न जाए। हो गया, मैं बस आ ही रही हूँ। हे ईश्वर, हमारे युवान की रक्षा करना। अब हमारे पास मौत के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। निहारिका और विक्रम का बेटा युवान सिर्फ 8 साल का था। युवान, मेरे लाल, अपना ध्यान रखना और हमें माफ कर देना। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। इतना कहकर निहारिका और विक्रम दोनों नदी की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वे नदी किनारे पहुंच जाते हैं। निहारिका, घर में कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, अब वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे युवान को हमारी सच्चाई पता चले। इसके बाद विक्रम और निहारिका दोनों नदी में कूद जाते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। युवान अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वह उठकर रसोई की तरफ जाता है। अरे, माँ यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? युवान परेशान हो उठता है। वह पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो चिंता में पड़ जाता है। फिर वह पास के घर जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। सुधीर चाचा, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? पता नहीं वो इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है चाचा। युवान मायूस होकर अपने घर लौट आता है और आंगन में आकर चुपचाप बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पिताजी कहाँ चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। उन्होंने तो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। युवान की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है और वह आंगन में ही बैठे बैठे सो जाता है। शाम होते ही वह घबराकर उठ बैठता है। माँ, बाबा। युवान चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह रोते हुए कहता है, हे भगवान, माँ बाबा कहाँ चले गए? अब तक वापस क्यों नहीं आए? क्या वो मुझे अकेला छोड़कर कहीं चले तो नहीं गए? युवान भूखा था। वह घर के भीतर जाता है और खाने की तलाश करता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं बचा था। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? बहुत तेज भूख लगी है और माँ बाबा कहाँ गए ये भी नहीं पता। मुझे डर भी लग रहा है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। युवान बिना कुछ खाए पिए चुपचाप जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैल चुकी थी कि युवान के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। बेचारे युवान की तो जिंदगी ही तबाह कर दी उसके माँ बाप ने। अब सोचो, ये बच्चा आखिर जाएगा कहाँ? सच कह रहे हो सुरेश, इस 8 साल के मासूम ने क्या कसूर किया था? गांव के लोग युवान के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं पास खड़ा सेठ हरिदत्त ये सब सुनता है और उसके दिमाग में एक चालाकी भरा ख्याल आता है। वह तुरंत युवान के घर की ओर बढ़ता है। युवान, ओ युवान बेटा, बाहर निकल जरा। इतना सुनकर युवान जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे बेटा, मैंने तो सुना तेरे माँ बाप तुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब ये बता, मेरे उधार के पैसे कौन चुकाएगा? कौन से उधार के पैसे? हाँ, पैसे तेरे पिता ने मुझसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था और बिना लौटाए वो भाग निकले। अब तू बता, ये रकम कैसे वापस होगी? सेठ जी, आप जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कैसे आपको वो धन लौटा पाऊंगा? बस एक यही झोपड़ी है जहां मैं रहता हूँ। मुझे झोपड़ी से क्या लेना? अगर पैसे नहीं है तो तुझे जिंदगी भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। और सुन ले, उस काम की मैं कोई मजदूरी नहीं दूंगा। युवान मासूम था, इसलिए आसानी से सेठ हरिदत्त की बातों में आ गया। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्ज माफ हो जाएगा
तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद युवान सेठ हरिदत्त के खेतों में काम करने लगा। दिन भर मेहनत करने के बाद भी सेठ हरिदत्त उसे केवल रात का खाना देता था, और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा। कल सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाना। अगर मुझे पैर पसार कर सोता दिखा तो तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। सेठ हरिदत्ता युवान को जानवरों की तरह पीटता था, जैसे उसमें कोई इंसानियत ही ना हो। लेकिन हालातों के सामने युवान भी लाचार था। इसी तरह साल बीतते गए। अब युवान 25 वर्ष का हो चुका था। एक दिन सुबह सुबह उसे उठने में थोड़ी देर हो जाती है, तो वह भागता हुआ सेठ के खेत की ओर निकल पड़ता है। हे भगवान, आज तो उठने में देर हो गई। जल्दी से खेत पहुंचूं, वरना सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जैसे ही युवान खेत में पहुंचता है, वह देखता है कि सेठ हरिदत्त लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस हाल में देखकर युवान घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए, उठने में थोड़ी देर हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दूं? अरे, एक बार माफ किया तो तू रोज यही गलती करेगा। सजा तो तुझे मिलेगी ही। क्या सोचता है? तू घर में आराम करेगा और मैं खेत में खटूंगा। रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ हरिदत्त युवान को बेरहमी से पीटने लगता है। हालांकि युवान हमेशा उसकी मार सहायता आया था, क्योंकि उसे लगता था कि इस दुनिया में उसके पास सेठ के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन आज युवान पहली बार विरोध में बोल उठता है। बस करिए सेठ जी, कितना मारेंगे? कल रात को आपने ही मुझसे देर तक खेत में काम करवाया था। इसी वजह से घर लौटने में देर हुई और सुबह उठ नहीं पाया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? युवान का ऐसा जवाब सुनकर सेठ हरिदत्त तिलमिला उठता है। तो अब तू ही बताएगा कि गलती किसकी है? मुझसे सवाल करेगा? अरे, तुझे तो तेरे अपने माँ बाप ने भी छोड़ दिया था। तू तो उस दिन से मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। अब मुझसे ही जबान लड़ाता है। दफा हो जा मेरे खेत से। जब भूखा मरेगा तब लौटकर मेरे पास ही आएगा। सेठ की इतनी कड़वी बातें सुनकर युवान की आंखें भर आती हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। युवान खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की ओर भागता है। उसे यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ जा रहा है। बस वो उस गांव से दूर जाना चाहता है जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। अब कभी लौटकर नहीं आऊंगा, चाहे जैसे भी गुजारा करना पड़े। भूखा प्यासा युवान जंगल के किनारे पहुंचता है। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद वह उठकर चल पड़ता है। निराश चलता हुआ उसे एक वृक्ष तले ध्यान मग्न साधु दिखते हैं। साधु मुस्कुराकर स्नेह से कहते हैं, क्या हुआ पुत्र? तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? युवान धीरे धीरे साधु के पास चला जाता है। क्या बात है बेटे, तुम्हारा चेहरा बहुत दुखी लग रहा है। हाँ बाबा, बहुत परेशान हूँ। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। भूख, प्यास और थकावट ने शरीर को भी तोड़ दिया है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो। वहां सामने जो झोपड़ी है उसके भीतर जाओ। वहां कुछ फल रखे हैं, उन्हें ले आओ। युवान साधु की बात मानता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल अपने पास रख लेते हैं और बाकी युवान को दे देते हैं। इनमें से कुछ फल मेरे पास रहने दो, बाकी तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। साधु की यह बात सुनकर युवान के चेहरे पर पहली बार सुकून और प्रसन्नता झलकने लगती है। धन्यवाद बाबा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अभी भूखा हूं। बस यूं समझ लो बेटा, मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। युवान साधु की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वह अपना हाथ साधु की ओर बढ़ा देता है। साधु ध्यानपूर्वक उसके हाथ की रेखाएं देखने लगते हैं। वाह, ऐसी रेखाएं तो मैंने अब तक सिर्फ राजाओं के हाथों में देखी हैं। बेटा, तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले।
साधु की बात सुनकर युवान की हंसी छूट जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आपकी बातों से तो लग रहा है जैसे आप हाथ देखना जानते ही नहीं, बस कोई नाटक कर रहे हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें इतनी हैरानी हो रही है? बाबा, मैंने तो अपना सारा जीवन गरीबी में गुजारा है। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर चले गए। जिंदगी भर उस सेठ ने मारा पीटा। मेरी जैसी किस्मत तो किसी दुश्मन की भी ना हो। और आप कह रहे हैं कि मेरी हथेली पर राजाओं जैसी रेखाएं हैं, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। बेटा, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे विचार से तुम्हें अब पश्चिम दिशा की ओर निकल जाना चाहिए। ये फल साथ रख लो, रास्ते में तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इसके बाद युवान साधु द्वारा दिए गए फलों को साथ लेकर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और उसे एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर युवान के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। आखिरकार गांव आ ही गया। अब तो कम से कम जंगल में जंगली जानवरों के बीच नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना था वो जंगल। अब मुझे कोई ठिकाना ढूंढना होगा रहने के लिए। युवान गांव में काम और रहने की जगह की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति की चाय की दुकान पर पड़ती है। दुकान पर बूढ़ा व्यक्ति, नाम था शिवदत्त, ग्राहकों को चाय परोसते हुए बड़े ही स्नेह से बातचीत कर रहा था। युवान को देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बेटे, क्या बात है, चाय पियोगे? तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। लगते नहीं हो इस गांव के रहने वाले। जी, मैं इस गांव का नहीं हूं और चाय नहीं चाहिए। क्या आपकी दुकान पर मुझे अभी कुछ काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे आज रात सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। तुम ये कप धोने और टेबल साफ करने में मेरी मदद कर दो। मैंने अपने निकम्मे बेटे तरुण को कई बार बुलाया, लेकिन जनाब आए ही नहीं। युवान दिल से शिवदत्त की मदद करने लगता है। शिवदत्त को भी युवान से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था। रात होते ही वह युवान को अपने घर ले आता है, जहां बस वही और उसका बेटा तरुण रहते थे। तरुण की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को घर ले आए आप? जरा तमीज से बात कर। तरुण, ये युवान है, आज रात हमारे साथ रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तू कहाँ था आज? दुकान पर कितना काम था, एक बार आकर देखता भी नहीं। ओहो पिताजी, मैं जरा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूं मैं। कितना व्यस्त था तू। जरूर दोस्तों संग घूमने गया होगा। खैर, छोड़, मैं जल्दी से खाना बना लेता हूं। नहीं सेठ, रहने दीजिए, खाना मैं बना देता हूं। आपने मुझे यहां जगह दी, वही मेरे लिए बहुत है। अच्छा, सच में तुम खाना बना लोगे? हाँ, बिल्कुल। और यकीन मानिए, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद युवान शिवदत्त और उनके बेटे तरुण के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। आओ बेटा, तुम भी बैठो, हम सब साथ में ही खाना खाएंगे। क्या मैं भी आपके साथ? हाँ बेटा, और क्या, आओ ना। जब युवान देखता है कि शिवदत्त उससे इतनी आत्मीयता से बात कर रहे हैं, तो उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ पल के लिए वो चुप रहता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो गया? बहुत समय बाद किसी ने मुझसे इस तरह अपनापन दिखाया है, इसलिए दिल थोड़ा भर आया। चलिए आइए सब मिलकर भोजन करें। इसके बाद वे सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह युवान जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसका मन बेहद हल्का और खुश था, जैसे उसकी जिंदगी को एक नई शुरुआत मिल गई हो। सेठ, उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। और जरा तरुण को भी जगा दीजिए। क्या खुशबू है चाय की। वाह, अरे बेटा, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया।
ऐसे नाश्ते की खुशबू तो सिर्फ मेरी पत्नी के हाथों से आती थी। तूने उसकी याद दिला दी। और सुन, ये सेठ सेठ क्या लगा रखा है? अब से तू मुझे चाचा बुलाया कर। शिवदत्त की ये बात सुनकर युवान का दिल बहुत खुश हो जाता है। वह मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है शिवा चाचा। इसके बाद तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद युवान शिवदत्त से कहता है, शिवा चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना स्नेह और सम्मान दिया। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? इस गांव में तो तू किसी को जानता भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में निकल रहा हूँ। क्या पता कहीं कुछ मिल ही जाए। ऐसा कर, तू सीधे राज दरबार में चला जा। राजा आदित्य बड़े दयालु स्वभाव के हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है शिवा चाचा, मैं सबसे पहले राजा आदित्य के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद युवान शिवदत्त का आशीर्वाद लेकर राज दरबार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। युवान के चेहरे पर संतोष था। उसे उम्मीद थी कि दरबार में उसे कोई काम जरूर मिल जाएगा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक मरे हुए पक्षी पर पड़ती है। अरे, ये पक्षी तो बुरी तरह घायल लग रहा है। लगता है शायद मर चुका है। युवान उसे धीरे से छूकर देखता है, लेकिन पक्षी में जरा सी भी सांस नहीं चल रही होती। शायद अब ये नहीं रहा। इसके बाद युवान उस पक्षी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। पर यह पक्षी इस तरह अचानक यहाँ कैसे पड़ा था? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अभी भी जीवित हो? क्यों ना मैं इसे दरबार ले जाऊं? वहां तो कई वैद्य और हकीम रहते हैं, शायद इसे बचा लें। इतना सोचकर युवान वापस लौटता है और पक्षी को हाथ में उठाकर तेजी से राज दरबार की ओर बढ़ता है। कुछ देर बाद युवान दरबार के भीतर पहुंचता है। उसे हाथ में पक्षी लिए देखकर राजा आदित्य चौंक जाते हैं और दौड़कर युवान के पास आते हैं। ये पक्षी, ये तुम्हारे पास कहां से आया? राजा की बात सुनकर युवान घबरा जाता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था तो ये पक्षी रास्ते में पड़ा मिला। मैंने सोचा क्यों ना इसे दरबार ले आऊं, शायद इसकी जान बच जाए। कृपया मुझे क्षमा करें, इसे मैंने नहीं मारा। मुझे पता है इसे तुमने नहीं मारा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है ये पक्षी किसका है? किसका है महाराज? मुझे नहीं पता। मैं तो इस नगर का भी नहीं हूं। ये पक्षी हमारे राजकुमार अनय का है, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और क्या तुम्हें पता है वह राजकुमार कौन है? युवान घबराकर धीमे स्वर में कहता है, कौन है महाराज? वह राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें हर ओर ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले, मगर मुझे भरोसा था कि एक दिन तुम लौटोगे बेटे। ये पूरा राज्य पिछले 25 वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बस एक साधारण गरीब इंसान हूं। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था। बेटा, वे तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वे 2 राक्षसी स्त्री पुरुष थे जो तुम्हें अपहरण कर जंगल में ले गए थे। लेकिन महाराज, आपको ये सब कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद भी नहीं आता। तुम्हारे लापता हो जाने के बाद मैंने न जाने कितनी बार कोशिश की, पर कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन एक तपस्वी दरबार में आए थे। उन्होंने ही बताया था कि ठीक 25 वर्षों बाद एक युवक मरे हुए पक्षी को लेकर राज दरबार में आएगा, और वही होगा हमारे राज्य का खोया हुआ राजकुमार। युवान यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता, पर तभी उसे उस तपस्वी की बात याद आने लगती है। क्या हुआ बेटा? अब ज्यादा मत सोचो। तुम आ गए हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद युवान दौड़कर राजा आदित्य को गले लगा लेता है।
उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य आज सामने आ चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।